अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर इल्जामात, ताकत और बयानिए की जंग में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ हुकूमत है जो 9 मई का इमरान खान और फैज़ हमीद का जॉइंट वेंचर करार दे रही है, और दूसरी तरफ वही हुकूमत है जो ये कहने पर मजबूर दिखाई देती है कि असल वजात ISPR देगा। लेकिन हकीकत यह है कि ISPR के किसी बाज़ाब्ता बयान में ना इमरान खान का नाम है, ना 9 मई का बरह रास्त हवाला। जनरल फैज़ हमीद को सज़ा ज़रूर मिली, मगर इस सज़ा को सियासी हंगामा आराई से जोड़ना अभी तक महज तासुर है, सबूत नहीं। इस इबाहम के माहौल में PTI एहतजाज की तैयारी कर रही है, हुकूमत सख्ती का अंदिया दे रही है, और मुल्क एक बार फिर अदम इस्तेहकाम के दिहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक शख्स, एक जमात या एक वाक़ये की बात नहीं, ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल की सिमत का सवाल है। जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के बाद ये तासुर दिया जा रहा है कि एहतसाब का अमल शुरू हो चुका है। आज का दिन इमरान खान से अडयाला में मुलाकात का दिन है। ये महज मुलाकात का दिन नहीं, बल्कि एक और सियासी टेस्ट है। हुकूमत की तरफ से अता तारड़ ने मुलाकात का अंदिया दिया है, मगर शर्त वही, जेल मैनुअल। दूसरी तरफ अलीमा खान अडयाला जेल जाने के ऐलान के साथ डटी हुई हैं और PTI D चौक पर एहतजाज का अंदिया दे चुकी है। 9 मई के बाद एहतजाज को सिक्योरिटी के तनाजुर में देखा जा रहा है, इसलिए हुकूमत सख्त कार्रवाई के मूड में है। क्या PTI D चौक पर एहतजाज के लिए लाहे अमल बना चुकी है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कौमी कॉन्फ्रेंस क्या एजेंडा होगा? हुकूमत की जानिब से शदीद कार्रवाई का अंदिया, क्या मफाहमत के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं? इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान, और उनके साथ मौजूद है मावन खसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान। आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ। शफी, सबसे पहले तो आप बताइए, कोहाट में आपका जलसा हुआ और कहा गया था कि तहरीक इंसाफ की क़यादत एहतजाजी लाहे अमल देगी, मगर आपने सख्त तकरीर की, लेकिन मुस्तकबिल का कोई मंसूबा पेश नहीं किया। क्या आप D चौक आने के हवाले से संजीदा हैं या सिर्फ जलसे और तकरीर ही कर रहे हैं? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा कि पिछले एतवार पेशावर में जलसा था और इस एतवार जो है मेरे हल्के कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, जिसमें सुहेल आफरीदी साहब ने शिरकत की, सूबाई सदर जुनैद अकबर खान साहब ने शिरकत की, हमारे पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे मौजूद थे। और आपने देखा होगा कि आपने दोनों जलसों को कवर भी किया होगा कि लोग खैबर पख्तूनख्वा में हम जिस मकबूलियत का दावा करते हैं, जिस कबूलियत का दावा करते हैं, जो हम कहते हैं कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है, तो उसके मनाजिर, जलसे के मनाजिर आपने देखे होंगे कि लोगों का जमा गफीर था। और सुहेल आफरीदी साहब से लोग खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जहां तक तकरीर की बात थी और जहां तक एहतजाज की बात जो आप कर रही हैं, तकरीर भी आपने सुनी होगी, और लोगों की जो डिमांड्स थे, लोग जो नारेबाजी कर रहे थे, लोग जहां जाना चाहते हैं, वो भी आपने कवर किया होगा। जहां तक एहतजाज की बात है, तो इस वक्त एहतजाज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर साहब को दी हुई है। महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, और अलामा साहब जो हैं वो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं। तो ये जिम्मेदारी जो है वो इन दोनों के कंधों पे है। वो जो भी ऐलान करेंगे मजम्मत के हवाले से, तहरीक के हवाले से, धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, वो जो भी बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा, सुहेल आफरीदी साहब उसको मुकम्मल बैक करेंगे। अगर ये एहतजाज का ऐलान करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोग सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। ठीक। शफी, ये D चौक से क्या ऑब्सेशन है? कितनी बार आप पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके थे। हाउ दिस टाइम वुड बी डिफरेंट? अगर आप लोगों ने प्लान भी किया तो किस तरह से ये डिफरेंट होगा? क्योंकि हमने पहले भी देखा, जो KP के पहले CM थे वो भी यही बातें कर रहे थे, कफन, अब हमारे जनाजे ही वापस आएंगे, ये होगा वो होगा, और अब मिलते जुलते बयानात अब हमने सुहेल आफरीदी की जानिब से भी सुने। हाउ दिस टाइम इट वुड बी डिफरेंट? देखिए, मैंने काफी दफा मीडिया से इंटरेक्शन के टाइम पे ये बात कही है कि हमने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार कर लिए हैं। आपने देखा होगा कि 10 दफा सुहेल आफरीदी साहब अपने कायद से मिलने अडयाला आए, उनको नहीं मिलने दिया गया। इसके बावजूद कि अदालती अहकामात हैं, इसके बावजूद एक अदालत का एक हुक्म उनके पास है। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से मिलने गए, वो हमसे मिलने नहीं चाहता। कंटेम्प्ट ऑफ हम कोर्ट जो है, हमारी जो सुनवाई है वो नहीं हो रही। हमने CM पंजाब को खत लिखा,
उसका रिप्लाई नहीं आया। पीएम से बात हुई तो उसने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा, फोन किया तो उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो तमाम अपने ऑप्शन आईनी और कानूनी जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। हमने एक अलामती धरना भी वहां पे दिया। अब इसके बाद हमने कहा था कि ये हम अपने अवाम के पास जाएंगे और ये मुकदमा हम अपने अवाम के सामने रखेंगे, और फिर जो अवाम डिसीजन लेगी अपने कायद इमरान खान साहब के बारे में वो मन तस्लीम किया जाएगा। ये जो आप मैस मोबिलाइजेशन आप देख रहे हैं कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में जलसा किया, कोहाट में किया, करक में किया, चारसदा में किया, खैबर में किया, तो ये वो जो मैस मोबिलाइजेशन की हम बात कर रहे थे ये उसकी एक कड़ी है। हम एक भरपूर तैयारी कर रहे हैं और इस बार की जो तहरीक होगी वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होगी, जिसको सुहेल आफरीदी साहब लीड करेंगे, जब भी महमूद खान अचकजई साहब और लामा नासिर साहब इसका ऐलान करेंगे। क्या तैयारी होगी, क्योंकि आने वाले दिन हम देख रहे हैं जो हालात वो मज़ीद सख्त होने वाले हैं। 9 मई का भी बज़ाहिर लग रहा है कि ऑब्वियसली वो सारा मलबा भी आने वाला है। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी की इतनी तैयारी है कि आप इन सारी सिचुएशन के का मुकाबला कर सकें? देखिए, हमने जो मुश्किलात देख ली हैं, अब हर मुश्किल आसान लग रही है। 9 अप्रैल से लेके आज तक एक सीक्वेंस है, एक मुश्किलात का एक दौर है जो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। जुल्म और बर्बरियत का एक दौर है। आपने देखा होगा 9 अप्रैल को हमारी गवर्नमेंट खत्म की गई, फिर जाली एफआईआर हमारे ऊपर हुए, फिर 9 मई का वाकया हुआ जो हमने नहीं किया, जिस पे तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया। हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया 8 फरवरी को। हमारे 180 सीटों से 98 सीटें हमें दी गई। पंजाब की हमारी गवर्नमेंट छीनी गई, बलूचिस्तान का हमारा मैंडेट छीना गया, कराची की हमारी सीटें छीनी गई। उसके बाद भी एफआईआर, उसके बाद भी वर्कर्स जेल में, उसके बाद भी आपने देखा होगा कि एहतजाज और जो की सूरत में हमें हमारे लोगों को 22,000 लोगों को जेलों में डाला गया। मिलिट्री कोर्ट्स हमने देखी, 64,000 एफआईआर हमारे ऊपर हैं। तो ये एक सीक्वेंस है जो आप देख रहे हो कि कितनी मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी मजबूत खड़ी है। नो डाउट मुश्किलात है, कॉज भी बड़ा है, लेकिन शफी कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही, कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। अगर हम देखें कैपिटल में जो आपकी मेन जो मरकजी क़यादत है वो मफाहमत की बात कर रही है, वो टकराव की सियासत की बात नहीं कर रही, लेकिन फिर हम जब सूबाई हुकूमत में जाते हैं, जो आप लोगों के बयानात सुनते हैं, वो फुल मुज़ाहमत की बात करते हैं। कंफ्यूजन है, कोई क्लियर स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल क्लियर हैं। उनके जहन में जो चीजें हैं वो उस पर बिल्कुल क्लियर हैं। वो ग्रास रूट लेवल से आए हुए वर्कर हैं। वो गवर्नेंस के हवाले से भी उनके जहन में जो प्लान है वो बड़ी क्लियर हैं। और जो तहरीक के हवाले से हमारे प्लान है, जो हम प्लान कर रहे हैं, जो डिस्कशन हो रही है, जो ऑप्शन हम ज़ेर गौर है, हम बिल्कुल उस पर क्लियर हैं। लेकिन आप तो को देखना होगा कि हमने भरपूर तैयारी के साथ जो भी करना हुआ, चाहे वो धरना हुआ, एहतजाज हुआ, मफाहमत हुई, मुज़ाकरात हुए, जो भी करना हुआ वो हम पूरे प्लान के साथ करेंगे और इसकी तैयारी भरपूर हम कर रहे हैं। ठीक, हमें ज्वाइन किए मावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान। हुज़ैफ़ा, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। हुज़ैफ़ा, यहाँ से तो अब आप मुलाकातें तो वैसे करवा नहीं रहे, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से डी चौक दोबारा आने की भी आवाज़ें हम सुन रहे हैं, तो आप मुलाकात क्यों नहीं करवा देते? करवा दीजिए जी। अच्छा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम कंटिन्यू करते हैं शफी आपके साथ ही। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अभी आप ये कह रहे हैं कि कोई क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रैटेजी आपके पास है, बट जो आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो इख्तलाफात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं कि जो कमेटी का अभी जो ऐलान हुआ उसमें भी काफ़ी सारे एतराज़ात सामने आए। फिर आपके सीनियर कुछ पुराने रहनुमा हैं, वो लोग भी एतराज़ कर रहे हैं। जब तक आप इन ऑर्डर जो आपके यकजहती नहीं लाएंगे, जो भी डिफरेंसेस हैं उनको खत्म नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने बड़े कॉज को किस तरह से हासिल करेंगे? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। जब सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से ये छोटी मोटी चीजें होती हैं। हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, आप देख लें, मीडिया देख लें, बाकी जमातें देख लें, वो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी तज्जिए करते हैं, उस पर भी सियासत करते हैं। तो ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, और ये जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो इसमें छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। यहाँ पे इख्तिलाफात भी होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है, मामलात होते हैं, लेकिन अगर वो मीडिया पे आके खुलेआम बात करना शुरू कर दे तो फिर तो ऑब्वियसली फिर वो डिस्कशन बनती है। नो डाउट कि डिफरेंसेस हर पार्टी में होते हैं।
बिल्कुल, डिफरेंसेस पे, इंटरनल डिफरेंसेस पे किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मीडिया पे आके पार्टी के अंदर के जो डिफरेंसेस है उस पे बात करे। जो पॉलिटिकल कमेटी की आप बात कर रही हैं, तो इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को ये अहकामात दिए थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो पुरानी थी उसको डिसॉल्व करें और नई पॉलिटिकल पार्टी को कायम करें। तो उस सिलसिले में सलमान अकरम राजा साहब ने 23 रुकनी पॉलिटिकल कमेटी का ऐलान कर दिया है। उसमें बेशतर लोगों की रिप्लेसमेंट भी हुई है और हमें उम्मीद है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी की अनाउंसमेंट हुई है उसमें वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो बैरून मुल्क हमारे दोस्त थे, वो एक एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्राउंड पे रहते हुए आप एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन जब उसमें आप काफी पाकिस्तान से सीनियर बाहर लोग भी, हों। तो बैरिस्टर जफर अली जैसे नाम भी उसमें नहीं है। और फिर हम देख रहे हैं कि इवन जो अली मोहम्मद साहब है वो काफी आपके सीनियर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस सिलेक्शन पे, और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पार्टी कोई एनजीओ नहीं होती, आप प्यार मोहब्बत से चलाते हैं, जिस तरह से चलाई जा रही है उस तरह से नहीं। देखिए, बिल्कुल कुछ नामों को रिप्लेस किया गया है, जैसे कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हो गए हैं, अली अमीन साहब का नाम रिप्लेस किया गया, क्योंकि हाँ जी। अपोजिशन लीडर उनको जो एक टाइटल था, जो ओहदा उनके पास था, वो उनसे चला गया है। तो महमूद खान अचकजई साहब ने उनको रिप्लेस किया, शिबली फराज साहब को अलामा नासिर साहब ने रिप्लेस किया है, अली अमीन साहब को सुहेल आफरीदी साहब ने रिप्लेस किया है। तो ये चेंजेस होती रहती है, लेकिन ये आपके पार्टी का पार्लिमानी इंटरनल लीडर मामला है है। कि जफर अली साहब, आपने उनको भी शामिल नहीं किया। देखिए, इसका बेहतर जवाब तो आपको सलमान अकरम राजा साहब दे वो तो सकते यही हैं, कह रहे हैं क्योंकि कि इख्तियार उनका था, इनको इख्तियार दिया गया था। वो बेहतर जवाब दे सकेंगे क्यों उन्होंने बैरिस्टर अली जफर साहब को शामिल नहीं किया। लेकिन बाकी जो रिप्लेसमेंट्स हुई हैं वो मैंने आपको बता दी है, ये पार्टी का एक इंटरनल इशू है। ये बेहतर जवाब आपको सलमान अकरम राजा साहब दे सकते हैं इस बारे में। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। शफी, फैज़ हमीद की सजा को भी आपकी जमात कैसे देखती है? अदारे ने खुद एहतसाबी का मुजाहरा करते हुए सजा सुनाई है। वफाकी वज़रा तो ये अब कह रहे हैं कि फैज़ हमीद के ऊपर जो इल्ज़ाम है वो इमरान खान पर भी सीधी चार्जशीट है, क्योंकि वज़ीर आज़म तो खान साहब थे। आप लोग इस सजा को किस तरह से परसीव कर रहे हैं? देखिए, इस पे पार्टी बड़ी क्लियर है, बड़ा क्लियर स्टांस सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने भी इख्तियार किया, और हम भी ये बात करते हैं कि फैज हमीद साहब जो थे वो एक इदारे के जनरल थे। इदारे ने उसको गिरफ्तार किया, इदारे ने ही 15 महीने की कार्रवाई की, इदारे ही ने कोर्ट मार्शल किया और इदारे ही ने सजा सुना दी। एहतसाब हुआ और ये दायरा इख्तियार आगे नहीं बढ़ा, या दायरा इख्तियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ा, या इमरान खान साहब को शामिल किया गया, तो हम इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जहां तक अभी तक की बात है तो वो इदारे की कार्रवाई है, तो हमारे तो इस पे से यही है कि होली सोली इदारे की कार्रवाई है, ये उनकी डोमेन है। उनकी डोमेन है, ठीक है। शफी, एक और चीज़ कि आपकी तहरीक इंसाफ के कई जो पुराने रहनुमा हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो मौजूदा क़यादत पर बहुत ज़्यादा एतराज़ उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये सियासी नहीं है, सियासी रास्ते नहीं समझते। साबिक मरकजी रहनुमा जो हैं इमरान इस्माइल, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी क़यादत को नाअहल तक कह दिया, और कहा है कि जी आपके रवैये की वजह से इमरान खान साहब जेल में हैं। क्या आपने कभी पुराने रहनुमाओं से मशवरा करने की कोशिश की? नहीं, कौन ये बात कर रहे हैं? पुराने रहनुमाओं से आपकी क्या मुराद है? जितने भी पुराने काफ़ी सारे, फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल, ये जो अब मफाहमत की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी बातचीत की जाए, सियासी लोग ही सियासी हल निकाल सकते हैं, इस तरह के एतराज़ात। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जुमात है, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। हमारा ये मानना है कि मुज़ाकरात से ही हल निकाला जा सकता है। बड़ा से बड़ा मसला जो होता है वो टेबल टॉक से ही हल होता है। और हम पश्तून जो है वो, हमारे यहाँ एक जिरगा सिस्टम होता है, यहाँ पे तो जिरगे सिस्टम में कत्ल माफ कर दिए जाते हैं। तो ये एक हमारी रिवायात भी है, और एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये मेरी बिलीव भी है कि मुज़ाकरात से चीजें हल हो सकती हैं। लेकिन जिन अशखास का आप जिक्र कर रही हैं, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए थे। ये 2 दिन की जेल गुजार के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक वीडियो रिकॉर्ड करके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को मुश्किल हालात में छोड़ा था। इन लोगों को कोई इख्तियार नहीं है, या कोई इनके पास ना ओहदा है, ना कोई मैंडेट है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें। इनका कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से।
बिल्कुल ठीक। आप मौजूदा निज़ाम के स्टेक होल्डर हैं और एक सूबे में आपकी हुकूमत है, लेकिन बार बार जब वफाक पर चढ़ाई की बातें की जाती हैं या ये कहा जाता है ना इस्लामाबाद रहेगा ना वज़ीर आज़म हाउस, तो आप एक जमहूरी और पॉलिटिकल जमात हैं, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा सख्ती हैं, आपको कॉर्नर कर दिया गया हुआ है, लेकिन डोंट यू थिंक कि इस तरह के जुमले अवामी सतह पर कहना लोगों को उकसाने के मुतरादिफ नहीं है? फिर आप एक जवाब दे रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत को कि फिर वो इस तरह का कोई रिएक्शन दे। देखिए, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये सवाल आप मुझसे कर रही हैं। ये सवाल आपका वफाकी हुकूमत से बनता है, ये सवाल आपका इदारों से बनता है। वफाकी हुकूमत को आपने देखा होगा कि वो जिस तरीके से 9 अप्रैल से लेके आज तक पाकिस्तान पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है, इस पे आपको बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला, इदारों की सहूलतकारी से आप उन पे सवाल करना चाहिए। हमें अपने लीडर इमरान उनको खान तो साहब हमने से बुलाया है, मिलने आज दिया वो जा रहा है, उनको कमिट करके और वो आए नहीं है, विच इज़ वेरी अनप्रोफेशनल फ्रॉम देयर साइड। जी सॉरी, मैंने कहा हमने बिल्कुल हुकूमत के नुमाइंदे को भी बुलाया था और उन्होंने हमसे कमिटमेंट भी की और वो नहीं आए, विच इज़ वेरी अनप्रोफेशनल फ्रॉम देयर साइड। उनसे भी हम सवाल ये पूछते हैं। नहीं, शफीन, ये सवाल आपका उनसे बनता है कि जो तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म बट मैं ज्यादती हो आपसे भी रही कि है, फिर इस जो तरह के गव- बयानात जो जब हो कि जो कफन हम बांध कर आएंगे, हम ये कर जब हमें देंगे, हम वो कर नहीं देंगे, नहीं नहीं तो फिर आप वो नहीं, जवाब दे देते हैं कि फिर कानूनी आप जंग लड़े ना। जी, लेट मी कंप्लीट। हम कोई जंग नहीं लड़ रहे, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, मतलब हम किसी जमहूरी इदारे अंदाज से में लड़ना आप नहीं एहतजाज चाहते। जरूर करें, पुरअमन तरीके से एहतजाज एहतजाज करें, आपका हमारा राइट आईनी है। हक है, तो हम पुरअमन एहतजाज, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। जब हम एहतजाज करते हैं तो हमें गोलियां मारी जाती हैं। हम जब इस्लामाबाद आते हैं, जो हमारा इस्लामाबाद है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम एहतजाज, हमारा आईनी और कानूनी हक है। जब हम डी चौक आते हैं या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं पुरअमन तरीके से, तो हमें गोलियां मारी जाती हैं, हमारे ऊपर शेल फेंके जाते हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं, खंदकें खोदी जाती हैं, रबर बुलेट्स मारे जाते हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो जिसका कारकुन अपने लीडर पे जान नछावर करते हैं। और 26 नवंबर को जब हमने 14 शहीद वहां पे दिए, तो ये सारे सवाल आपके वफाकी हुकूमत से और इदारों से बनते हैं कि आप यहाँ पे गवर्नर राज की बात कर रहे हैं। इधर क्या ऐसा गैर आईनी गैर कानूनी काम हो गया जो आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं? आप सोहेल लेकिन आफरीदी शफी साहब अभी ने जो ऐसा कौन सा गैर सिचुएशन कानूनी गैर है, आईनी काम कर दिया? दोनों पार्टियों को पीछे हटने की जरूरत है। ये दोनों फ्रीक जब ऐसी की तैसी वाली बातें करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर इस सिचुएशन का हल क्या है? आई मीन देखिए, जब किस तरफ जा रहे हैं हालात? सोहेल आफरीदी साहब एक इलेक्टेड वजीर आला हैं और वो जब अडियाला आते हैं और वहां से मैसेज आता है कि सोहेल आफरीदी साहब की ऐसी की तैसी, ये तो बैंडेट हमारा है, हमें कोई खैरात में ये हुकूमत नहीं मिली, लोगों ने हमें वोट दिया, हम इनकी तरह विसाखियों के जरिए तो नहीं आए, हम यहाँ पे कोई फॉर्म 47 के जरिए तो नहीं आए, हमारे पास तो ओरिजिनल मैंडेट है लोगों का। ये तो 65% वोट हमें पड़ा, मैंडेट हमारा है और हुकूमत ये कर रहे हैं गैर आईनी तरीके से। आईनी ओहदों पे जो बराजमान है, जो इन्होंने एक नहीं, नेक्सस बना एग्रीड, लिया उसमें है, तो कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम करके ये बिल्कुल जो लेटे हुए हैं उनके सामने फर्मा बरदार जो बच्चे बनी हुए हैं, वहां से जो चीज आती है, जो ड्राफ्ट आता है, ये मन अन कबूल कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें पूरा पाकिस्तान देख रहा है, ये तमाशा पूरा पाकिस्तान देख रहा है। पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की पूरी कौम इमरान खान साहब की तरफ देख रही है, वही उम्मीद की आखिरी किरण है। और जब ट्यूसडे और थर्सडे को जब मुलाकात होती है तो पूरा पाकिस्तान अडियाला की तरफ देखता है। अडियाला इस वक्त पाकिस्तानी सियासत वो का तो मरकज हुकूमत ने है, अभी इमरान कह खान दिए जो के कि इर्द-गिर्द बिल्कुल कानूनी हक पाकिस्तान है की पूरी उनकी सियासत मुलाकात। घुमाई है। शफी, इन तरमीम के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आप लोग कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, अब तक किन किन जमातों ने आने पर रजामंदी का इजहार किया? क्योंकि आप लोगों ने हुकूमती इत्तेहाद की जमात पीपल्स पार्टी को भी कहा हुआ है, अगर कौमी कॉन्फ्रेंस है तो देखिए, ये जो नून लीग को कौमी भी दावा दे कॉन्फ्रेंस है, देती। जी कौमी कॉन्फ्रेंस है जो वो तहरीक आईनी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कर रही है, उसमें जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई है और बाकी तमाम सियासी पार्टियों को भी दावत दी गई है। उसमें हम अपना मुद्दा रखेंगे, हम अपना मुकदमा लड़ेंगे तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के सामने, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं उनके सामने, और हम ये दिखाएंगे दुनिया को भी और पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेस को भी और सिविल सोसाइटी को भी कि जो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी ब्रीथिंग स्पेस कम की जा रही, तो ये सारी चीजें उनके सामने रखेंगे और एक कंक्लूजन की तरफ उस कौमी कॉन्फ्रेंस में हम एक कंक्लूजन के साथ आएंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ भी कहीं कोशिश हो रही है कि उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया जाए? किनको? मौलाना फजल रहमान साहब को बिल्कुल उनको शामिल दावत किया देंगे। जाए। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त पोजीशन में है और पोजीशन की जी सारी बिल्कुल जमातों को अपोजिशन दावत में दी है, गई है। हाँ। तो आप उस तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए कोई कोशिश हो रही है?
देखिए, पाकिस्तान में आइन की खातिर, कानून की खातिर जो भी इकदाम उठाएगा, जो भी तहरीक चलाएगा इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत के गैर आइनी, गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ, 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ, जो हम बिल्कुल उनके साथ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी प्लानिंग भी कर रही है, मोबिलाइजेशन भी हमारी स्टार्ट है, हम अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, और जो इस हुकूमत के गैर आइनी, गैर कानूनी इकदामात के खिलाफ तहरीक चलाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, इस सेगमेंट का आगाज हम एक ऐसी आलमी तहकीकाती रिपोर्ट से करेंगे जिसने भारतीय दिफाई बर्तरी के बयानिए को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। मई की मुख्तसर मगर फैसला कुन फिजाई जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत को जिस सफारती, अस्करी और नफ्सियाती सुक्की का सामना है, उसके आफ्टर शॉक्स आज भी दिल्ली में महसूस किए जा रहे हैं। बरतानवी एविएशन जराइद की रिपोर्ट्स के मुताबिक 52 मिनट्स की इस फिजाई झड़प ने न सिर्फ भारतीय फिजाइया के दावों को जमीन बोस किया, बल्कि दुनिया भर में भारत के अस्करी वकार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फिजाइया के 4 जदीद तरीन राफेल तैयारे तबाह हुए, जिनके सीरियल नंबर्स तक वाजे किए गए, मगर इसके बावजूद भारत कोई काबिल एतबार तरदीदी सबूत या तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। मजीद ये कि मजमूई नुकसानात में MiG-29, Su-30 और हेरोन ड्रोन्स की तबाही भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी फिजाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, साइबर और रवायती जंगी हिकमत अमली के इम्तिजाज ने भारतीय कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम को मफलूज कर दिया। हत्ता कि उधमपुर में S-400 जैसे हसास दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। ये वो हकायक हैं जिन्होंने भारत को आलमी सतह पर दिफाई वजाहतें देने पर मजबूर कर दिया है। बरह रास्त जंग में नाकामी के बाद भारत मुसलसल कशमकश का शिकार है कि पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए। इसी इस्तराब में कभी अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, तो कभी सिडनी जैसे वाकयात को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम मुहिम चलाई जाती है। हालांकि हकायक कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। इसी तनाजुर में अमेरिका के सरकारी निगरान अदारे सिगार की ताज़ा रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में छोड़ा गया अरबों डॉलर का अमरीकी असला अब तालिबान के हाथों में है। ये असला अगरचे तालिबान के पास है, मगर खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए भारत की सरपरस्ती और कमांड में इसके इस्तेमाल के खदशात बढ़ते जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए एक संजीदा चैलेंज बन चुके हैं। भारत की शिकस्त पर आलमी रिपोर्ट्स, क्या भारत गैरत का मुजाहरा करते हुए अब तो हार तस्लीम करेगा कि नहीं? आलमी सतह पर बार बार भारत के बयानात भारतीय फौज और उसके मोराल के लिए कितने नुकसानदेह हैं? अफगानिस्तान में मौजूदा अमरीकी असला और तालिबान का भारत की प्रॉक्सी बनना, पाकिस्तान को क्या सख्त कदम उठाने होंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। अरशद साहब, आलमी एविएशन जराइद की रिपोर्ट्स में राफेल तैयारों के सीरियल नंबर्स तक आ जाना, क्या ये भारतीय दिफाई बयानिए के लिए एक इरिवर्सिबल डैमेज नहीं है? और खालिस्तान अगर हम बात करें अस्करी नुक्ते नज़र से देखें, तो आपके नज़दीक ये भारत के लिए टैक्टिकल डिफीट थी या फिर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरी ओपिनियन लेने के लिए, मुझे मदऊ करने का। देखिए, बहुत 2-3 बातें बड़ी सादा और साफ सुथरी हैं कि जितना ज़्यादा भारत ने शोर मचाना शुरू किया और जितना बड़ा ड्रामाबाजी करनी शुरू की और जितनी बड़ी बॉलीवुड स्टाइल में उनके एंकर्स ने आके बयान देना शुरू किया और उसकी सियासी लीडरशिप और बदकिस्मती से अस्करी क़यादत ने भी उसी फुटस्टेप्स को फॉलो करना शुरू किया। तो सबसे पहले इनको धचका मिला जब रॉयटर्स की रिपोर्ट, जो कि राइटर्स बड़ा तस्लीम शुदा एक इदारा समझा जाता है, उसके बाद जनाब ट्रंप साहब तो हमेशा से उनको जताते रहे, लेकिन अब जो जराइद की रिपोर्ट और ख़ास तौर पे जो अमरीकी रिपोर्ट आई है, उससे ये सारा बयानिया बिल्कुल खोल के रख दिया कि हकीकत क्या थी, क्या हकीकत में हुआ, कितना नुकसान किस मुल्क का हुआ और किसकी एयरफोर्स का हुआ, और जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कारनामा अंजाम दिया अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसको एक डॉक्यूमेंट जा रहा है और उसको एज अ रेफर केस किया जाएगा। तो उसका तो इंडिया की जो अस्करी क़यादत है उसको उन्होंने, मेरा ख्याल है, वैसे तो शिकस्त हुई थी, लेकिन अब उनके बयानिए और झूठे बयानिए को भी बहुत ज़्यादा शिकस्त हो चुकी है।
सर, पाकिस्तानी फिजाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशन, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और काइनेटिक स्ट्राइक्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये खित्ते में एक नई वॉरफेयर डॉक्ट्राइन का अमली मुजाहरा था जिसका भारत समेत किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था? देखिए, जब भी दो मुल्क आपस में लड़ते हैं तो वो उनकी दुश्मनियां तो पुरानी होती हैं, बट जब वो आपस में आके एंगेज करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, बदकिस्मती होती है जब हम जंग में जाते हैं, तो जो डॉक्ट्रिन आप लेके आते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज वही कुव्वत और वही फोर्स लेके जाती है जो कि सरप्राइज और डिसेप्शन को अचीव करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन डॉक्ट्रिन के तहत एक स्ट्रेटेजाइज करके, उसको रिहर्स करके, उस वॉर प्लान को जब इम्प्लीमेंट किया तो ये यकीनन वो लोग हैरान परेशान रह गए। और आपने न सिर्फ एरियल वॉरफेयर में, न सिर्फ साइबर वॉरफेयर में, बल्कि इंटेलिजेंस वॉरफेयर में, और मैं ये समझूंगा कि अपने आसाब की जंग भी आपने जीती अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर आपके अज़्म, इरादे और अगर आपका यकीन आप अपने फोर्सेस पे और अपने इदारों पे हो तो फिर फायदा और फिर आउटकम जो है वो इसी तरह निकलता है। सर, अभी कल ही हम देख रहे हैं कि कल पाक बहरिया की जानिब से FM-90 NIR सतह आब से फिजा तक निशाना बनाने वाले मिसाइल की लाइव फायरिंग का कामयाब तजर्बा किया गया है। आप टेक्निकल एतबार से इसको किस सतह की सलाहियत करार देंगे और ये मिसाइल पाकिस्तान की बहरी एयर डिफेंस में किस खला को पुर करता है? देखिए, सबसे पहले तो एक बयानिया अगेन जो हिंदुस्तान की तरफ से आ रहा है कि ये हमारे जारहाना अज़ाइम है, ये कोई जारहाना नहीं शो करता। ये एक खालिसतन दिफाई मिसाइल है जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है, और वक्त के साथ साथ आप अपनी तैयारी करते हैं, बिकॉज जो दबाव में होता है वो तैयारी, जो दबाव में वो होता है जो तैयारी नहीं करता। तो हमें तो कोई दबाव नहीं है, हम अपनी मामूल की तैयारी कर रहे हैं। और उस मामूल की तैयारी में ये मिसाइल 2009 में हमारे नेवी के पास था, और अब उसमें टेक्निकल, स्ट्रेटेजिकल और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। डॉक्ट्रिन बदल रहा था, उस डॉक्ट्रिन को बदलने के लिए इसमें इंप्रूवमेंट लाई गई, और वो इंप्रूवमेंट मेरे ख्याल में बहुत इफेक्टिव होगी। ये कोई बहुत एग्रेसिव मिसाइल नहीं, ये अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत करेगा। और ख़ास तौर पे आज के दौर में जो हाई स्पीड, लो अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट और ड्रोन सिस्टम्स की इंट्रोडक्शन हो रही है, उनको काउंटर करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। सर, S-400 एक इंतहाई हसास और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी समझी जाती है, और आलमी एविएशन जराइद रिपोर्ट में इसके निशाना बनने का भी जिक्र मौजूद है। क्या ये रूस के लिए भी एक अलार्मिंग सूरत हाल नहीं है? और भारतीय फ़ौज के मोराल पर इस रिपोर्ट के क्या साइकोलॉजिकल असरात मुरतब हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। सबसे पहले मैं हमेशा ये बार बार कहता रहा हूँ कि जो असल इम्पैक्ट इस जो मुख्तसर दौरानिया का इनकाउंटर हुआ, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा आया है हिंदुस्तान की अफवाज के लिए, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया के लिए। वो फ़िज़ाइया जो अपने आप को मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ लैस होके हमारे ऊपर चढ़ दौड़ने का ख्वाब रखती थी, आपने उसको 2 दिन के अंदर ज़मीन पे बिठा दिया, और 2 दिन तक उनका कोई जहाज उड़ नहीं सका। और अब जब ये रिपोर्ट, इस तरह की मुस्तनद रिपोर्ट्स आ जाएं जिसमें ये बताया जाए कि टेक्निकली, ऑपरेशनली, स्ट्रेटेजिकली और डॉक्ट्रिन के लिहाज से और डिजाइन के लिहाज से जो जंग लड़ी गई वो एक नई तारीख रकम करती है, तो ये साइकोलॉजिकली अगले 10 साल तक इसी में गलता रहेंगे कि हमें क्या मुख्तलिफ करना चाहिए, या हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं जो हम पाकिस्तान एयरफोर्स खुसूसन और पाक आर्म फोर्सेस को अमूमन कैसे हम फेस कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी फतह है उस लिहाज से, और इसका बहुत ज्यादा सीरियस इम्पैक्ट है हिंदुस्तान की अफवाज और उनकी अस्करी क़यादत के लिए। सर बिल्कुल, और वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ा, और फिर जो हमने उनको मार पिलाई उसके अब बराह रास्त तो हम देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से बिल्कुल जंग हारा है। उसने प्रॉक्सी अब वॉर को तेज़ कर दिया, वो और तरह के टैक्टिक्स यूज़ करना शुरू हो गया है जिसमें झूठा बयानिया सरे फहरिस्त है। अभी कल का ही वाक़या देख लें, परसों का, कि सिडनी वाक़या उसकी वाज़ेह मिसाल है, जहाँ असल हमलावर इंडियन था मगर बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाया गया। क्या पाकिस्तान को अब साइबर स्पेस और बयानिए की जंग में मजीद एडवांस होने की जरूरत नहीं है? क्या हमें और मजीद केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दुश्मन बड़ा चालाक है?
جی آپ کو ایسے دشمن سے پالا پڑا ہے جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، اور یہ بات تسلیم کر لیں وہ سارے لوگ بھی جو کچھ ثقافتی لحاظ سے ان کے قریب جانا چاہتے ہیں، جو دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، جو ان کی نیتوں میں ہمارے خلاف ہے، وہ کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ان سے بچ کے رہنا پڑے گا۔ ہاں سافٹ ویئر آپ اپنی گیمز کے تھرو، اپنے دوسرے تجارت کے تھرو جو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ آپ کی سالمیت کے لیے ہمیشہ سے ایک خطرہ ہے، خطرہ رہے گا۔ اب اس خطرے کو ہینڈل کرنے کے لیے جس طرح آپ نے فرمایا، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے۔ اب جو پاک نیوی نے یہ جو اپنے 2019 کے میزائل میں امپرومنٹ لے کے آئے ہیں، اس میزائل میں بھی امپرومنٹ لانے کا مقصد یہی ہے کہ آئندہ آنے والے خطرات کا مقابلہ کیا جائے۔ اب جس طرح سے ہندوستان کے پاس ریسورسز ہیں، جس طرح کی اس کی ٹیکنالوجیکل ایکسیس ہے، جس طرح سے اسرائیل جیسا ایک ترقی یافتہ، خاص طور پہ سائبر وارفیئر میں ترقی یافتہ ملک اس کی مدد کرنے کو تیار ہے، اس کے لیے ہمیں بہت آگے کی سوچ رکھنی پڑے گی، اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت اپنے آپ کو، اپنی فورسز کو اور اپنی قوم کو تیار کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم ایسے دشمن کا مقابلہ کر پائیں گے۔ بالکل، اور سر جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی اور مودی سرکار کی جو ہندتوا سوچ ہے، اس نے انڈیا کو سیکولر سے اب ایکسٹریمسٹ بنا دی ہے۔ اب ویری انفارچونیٹ کل بھارت میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں بہار کی وزیر اعلیٰ نے ایک مسلم خاتون کا بھرے مجمع میں نقاب کھینچ دیا۔ مسلم دشمنی اب بطور ریاستی رویہ سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کو اس معاملے پر عالمی انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے اداروں کو کس انداز میں مؤثر طور پر انگیج کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو اس وقت آپ کی ماشاءاللہ جو سفارتی محاذ پہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ الحمدللہ بہت بہتر ہے۔ میرے خیال میں اس جیسے ثبوت کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو مودی حکومت کا رویہ اور ان کی ہندوآتا سوچ ہے، یا آر ایس ایس لیڈ فورسز ہے، ان کا آشکارا ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے، اور ان ثبوت کے ساتھ، لیکن اس کو رکنا نہیں چاہیے، اور اس کو کسی واقعے کے تناظر میں نہیں لنک کرنا چاہیے، بلکہ ایک مسلسل حکمت عملی کے تحت بار بار دنیا کو یہ بتانا پڑے گا کہ اصل حقیقت ان کی کیا ہے، کس طرح یہ مسلمانوں کے خلاف تو ہے ہی ہیں، کس طرح یہ کرسچن کے حقوق کو بھی دبا رہے ہیں، اور کس طرح ایک سیکولر اسٹیٹ کا جو دعویٰ یہ کرتے تھے اس کی کلئی ہمیں کھولنی پڑے گی۔ اور یہ بالکل ممکن ہے، جس طرح کہ ان کے خلاف کینیڈا میں، قطر میں، ایون امریکہ میں ان کے جاسوسوں کے خلاف لوگوں کی باتیں سامنے آئی تھیں۔ تو میرے خیال میں اگر ایک بیانیہ، اچھا بیانیہ ہو جائے اور ایک مسلسل کیمپین ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے دورس اور مثبت نتائج پاکستان کے حق میں نکلیں گے اور ان کے اگینسٹ جائیں گے۔ سر بھارت تو چلو ایک طرف اپنے ملک میں مسلم اور پاکستانی دشمنی کی انتہا کر ہی رہا ہے نا، لیکن دوسری طرف افغانستان کے بھی کیا ہی کہنے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنے آپ کو استعمال کروا رہا ہے، بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے۔ سگار کی حالیہ رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان میں جو موجود امریکی اسلحہ ہے وہ طالبان کی اصل طاقت بن چکا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جتنے اٹیکس ہوئے اور دہشت گردی کے یہاں پاکستان میں واقعات ہوئے وہاں بھی یہ اسلحہ یوز ہوا۔ امریکہ بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ اسلحہ واپس لیا جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کوئی بڑا امریکی آپریشن ممکن ہے؟ دیکھیں جس طرح عالمی سطح پہ اب ان کی سبکی ہو رہی ہے، اور جو ہمارے جو نیریٹو تھا، جو ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو تسلط کی گئی ہوئی ہے اور جو کہ جبر اور خوف کی علامت بن کر وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور یہ انسانیت کی کوئی ان کو قدر نہیں ہے، لوگ وہاں پہ بھوک، افلاس، اور ابھی جو آئندہ آنے والی سخت سردی ہے اس میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس حکومت کو، اس رجیم کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اور اگر جیسے آپ نے ابھی یہ امریکہ میں جو کلنگ ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھ لی، ابھی جو اور بھی واقعات جو اس طرح کے ہو رہے ہیں، وہ سارے اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو نئی نسل ہے اور جو ان کے اوپر حکومت تسلط کی گئی ہے اس نے سوائے انتشار کے، جنگ کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو اسی بیک گراؤنڈ میں اب ایک عالمی تناظر میں ایک اوپینین ڈیولپ یہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا تاکہ کل یہ عالمی تناظر میں ایک اور خطرہ نہ بن جائے۔ تو میرے خیال میں آپ کی بات اور آپ کی توجہ بالکل ٹھیک ہے کہ عالمی لحاظ سے اور خاص طور پہ امریکہ اس پہ ضرور سوچے گا، کیونکہ 7 بلین کا اسلحہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی۔
بالکل یہ سر، بہت بڑا امریکہ ایک تو خطرے بالکل کی علامت سوچے ہے۔ گا، بلکہ امریکہ کو سوچنا بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی لاہ عمل نکالنا چاہیے کہ اس اسلحے کو واپس لایا جائے، لیکن جس طرح سے طالبان یہ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح سے غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یہ استعمال ہو رہا ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان، چین اور ایران کا کوئی مشترکہ لاہ عمل بنایا جائے اس کے خلاف؟ دیکھیں، پاکستان، چین، روس اور ایران، ان کا تو لائحہ عمل بن رہا ہے، بٹ یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک امریکہ نہیں چاہے گا، جب تک امریکہ اس پہ نہیں آئے گا، دیکھیں چین اور روس تو کائنڈ آف میلو نیشنز ہیں، وہ کبھی اس طرح اگریسو نہیں آتی۔ 7 بلین کا ایسٹ ہے جو کہ پڑا ہوا ہے بگرام بیس پہ، کس کی ملکیت ہے؟ امریکہ کی۔ امریکہ کے پاس ان کے 7 کچھ بلین کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں، تو ایک بلیک میلنگ یا نیگوسیشن ٹرمز ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جبکہ افغانستان میں ایران، رشیا اور چائنا اور پاکستان ایک اپنا لاہ عمل بنا تو سکتے ہیں، بٹ جو ایفیکٹو اسٹریٹجی آئے گی وہ امریکہ کی طرف سے آئے گی، اور یہ امریکہ کو ہمیں کنونس کرنا پڑے گا۔ کیونکہ سر ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں افغانستان سرگرم ہے اس پراکسی نیٹ ورکس میں، دراصل پاکستان، ایران اور چین تینوں کو بیک وقت دباؤ میں لانے کی ایک ڈونٹ یو تھنک ایک ریجنل کنٹینمنٹ اسٹریٹجی کا یہ حصہ ہے سارا؟ دیکھیں، بات تو آپ کی صحیح ہے، ابھی جو ریجنل پریشرز ہوتے ہیں وہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں، ہے تو صحیح بات آپ کی، لیکن مجھے صرف سمجھ ایک بات کی نہیں آتی کہ جو طالبان رجیم ہے وہ اپنے شہریوں کا، معصوم شہریوں کا نقصان کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے، بہت پہلے اسامہ بن لادن کے دور میں بھی ان کو بہت تکلیف ہوئی، ان کے شہریوں کو تکلیف ہوئی، عام شہری کو تکلیف ہوئی۔ تو میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے، اور پھر یہ پراکسی بن جاتے ہیں ان کی، جن سے ان کو پیسے ملتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار ہندوستان کا ہوتا ہے، بیکاز ہندوستان ہم سے تو مقابلے کی جرت اب نہیں کرے گا، تو وہ پراکسی وار کے لیے ہمارے اندر بھی انتشار لانا چاہتا ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو طالبان حکومت کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہوگی، اور بہت زیادہ پریشر ان کو ڈالنا، جب تک کہ آپ ان کو اقتصادی لحاظ سے باور نہیں کراتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج 16 دسمبر ہے، وہ دن جو پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک تاریخ نہیں، ایک زخم ہے جو آج بھی ہرا ہے، آج بھی اس میں سے خون رس رہا ہے۔ آج سے 11 برس پہلے اسی دن پشاور کے آرمی پبلک سکول میں ہمارے مستقبل پر گولیاں برسائی گئیں۔ ننھے بستے، کھلے خواب، معصوم ہنسی، سب کچھ طالبان کی درندگی کی نظر ہو گیا۔ یہ حملہ کسی سکول پر نہیں تھا، یہ حملہ پاکستان کی روح پر تھا، ہماری روح پر تھا۔ ہم نے اس دن عہد کیا تھا کہ اب کوئی اچھا یا برا طالبان نہیں ہوگا۔ ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، ریاست نے یکجہتی دکھائی، قوم نے قربانیاں دی، لیکن آج برسوں بعد پھر وہی خوف لوٹتا دکھائی دے رہا ہے، پھر وہی لاشیں، پھر وہی خاموش سوال، پھر وہی وعدے، پھر وہی دہشت گردی۔ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ اے پی ایس کے شہداء نے ہمیں کیا سبق دیا تھا؟ کہ دہشت گردی سے کوئی مفاہمت نہیں ہوتی، کوئی رعایت نہیں دی جاتی، کوئی مذاکرات نہیں ہوتے۔ آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی ایک وارننگ ہے کہ اگر نیشنل ایکشن پلان پر بلا امتیاز، بے رحم اور مسلسل عمل درآمد نہ ہوا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اے پی ایس کے شہداء ہم سے صرف آنسو نہیں مانگتے، وہ ہم سے جرت، فیصلہ اور عمل مانگتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل پھر کسی ماں کی گود اجڑے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔